हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ही आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, उसके बाद विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, उसके बाद बृहज्गुणन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, फिर नाव धारा है कि नहीं, ये सब गाड़ी की दूरी चाल सब इसी में देखना है ना। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन इसी में देखना है, सब इसी में। इसलिए इस चैप्टर का थ्योरी बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि इस थ्योरी से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है और ये थ्योरी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी सवाल आपके बिहार बोर्ड में रहते हैं। तो देखिए, आपका सब हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया, क्योंकि देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ ही होता है कि वैसा समीकरण होगा जिसमें दो चर रहेगा, एगो एक्स रहेगा, वाई रहेगा, चाहे एस रहे, टी रहे, कोई भी दो चर होना चाहिए, तब वो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना। देखिए, सबसे पहले इसका अगर देखेंगे तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण देखिए, कहता है कि अद्वितीय हल कब होता है। अद्वितीय हल होंगे जब, अद्वितीय हल होंगे जब, कब होता है। जैसे देखिए, कोई दो आपके सामने हम दो समीकरण ले रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। एक दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में कितना, जीरो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में कितना लिख दिए, जीरो। अब अद्वितीय हल होंगे जब, कब अद्वितीय हल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अद्वितीय हल तभी होता है जब a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में हम कहेंगे कि समीकरण का अद्वितीय हल है। जैसे आपके सामने दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसको जैसे हम देखिए, एक समीकरण के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर जीरो लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस यहाँ पर 8y प्लस कुछ लिख देते हैं 10 बराबर में जीरो लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, अद्वितीय हल होंगे जब, कब, जब a1 बटे 2, a1 का मतलब पहला समीकरण के x के गुणांक वाला a1 और पहला समीकरण के y के गुणांक वाला b1 और अचर पद c1, दूसरा समीकरण के x के गुणांक वाला a2, y के गुणांक वाला b2 और अचर पद क्या हो गया, c2। अब यहाँ से देखिए, ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए 3 बटे 2 और यहाँ पर 4 बटे 8 करिएगा। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, या काटवो करेंगे, 4 दूना 8 होगा, तो 3 बटे 2 इक्वल टू नॉट 1 बटे 2। देखिए, 3 बटे 2 और 1 बटे 2 कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सुगुनों, ये बराबर नहीं हो सकता है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल कहा जाता है। क्लियर है, अद्वितीय हल कहा जाता है। बहुत सारा आप समीकरण आपको दे दिया रहेगा, समझे ना। तो क्या करना है, देखिए, इतना a1 बटे a2, a1 a2, b1 b2, c1 c2, तो ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 को बटे करना है। अगर ये बराबर नहीं होता है तब वो अद्वितीय हल होगा, लेकिन बराबर हो जाएगा तो कैसे हम कह देंगे कि अद्वितीय हल होगा, तब तो नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए, और है अद्वितीय हल। अब देखिए क्या कहेगा कि अद्वितीय हल को एक और हल के नाम से जाना जाता है, इसी को कहा जाता है संगत हल। क्या कहा जाता है, इसको संगत हल कहा जाता है। और इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका यानी ग्राफ, यानी कि इसका आलेख जब खींचिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर का ग्राफ बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो जब हम आलेख खींचेंगे तो ये आलेख जो होगा कितना होगा, कि आलेख जब खींचेंगे तो ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है।
मतलब देखिए इस तरह से इसका ग्राफ खिंचाएगा। दोनों देखिए एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये आपका पहला रेखा है और ये आपका दूसरा रेखा है। LM देखिए हो गया, और एक ही बिंदु पर क्या हुआ, प्रतिच्छेद करता। तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप याद रखिएगा, अद्वितीय हल होने का शर्त अगर पूछेगा तो कहिएगा A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। और एक हल ए और किस हल के नाम से जाना जाता है, तो इसको संगत हल भी कहते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए देखिए एक ही बिंदु पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसका ग्राफ भी हम देखेंगे एक्सरसाइज में, जब आएंगे तब एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, ये आपका अद्वितीय हल के लिए शर्त कुछ था। उसके बाद देखते हैं कोई हल नहीं कब होता। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, कोई हल नहीं कब होता है। देखिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए कोई हल नहीं कब होगा, ध्यान से देखिए। कोई हल नहीं होंगे जब, अगला टॉपिक है हमारा कोई हल नहीं होंगे जब। ठीक है, कोई हल नहीं होंगे जब। तो कोई हल नहीं कब होता है, इसके लिए भी बहुत सारा शर्त है। एक शर्त है इसके लिए भी, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंक डालने दीजिए, क्योंकि स्केच सही तरीके से नहीं चल रहा है तो आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए, इंक डाल दिए इसमें। अब आप देखते हैं हम क्या चीज, कोई हल नहीं कब होता है, जब होगा आपका देखिए, यानी कि दो समीकरण A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर कितना 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखिए इसका शर्त क्या है कि जब A1/A2 अब बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, मतलब आगे वाला मिल जाना चाहिए और पीछे वाला नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। आगे वाला मिल जाएगा, पीछे वाला नहीं मिलेगा, तब ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता। तो कोई हल नहीं होने कब होते हैं, जब A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर आसानी से हम देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं कि 5x प्लस 3y प्लस 7 बराबर कितना लिखा है 0। और बाद यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि 10x प्लस 6y अब प्लस 8 बराबर में 0। अब आगे वाला बराबर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से 5/10 अब बराबर 3/4, इधर देखिए इक्वल टू नॉट 7/8। मेरा काटिएगा 5 दूना 10, मेरा काटिएगा तो 3 दूना 4। देखिए आगे वाला 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब पीछे वाला बराबर नहीं है, तो जब पीछे वाला बराबर नहीं होता तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, याद रखेंगे। अब इसका पूछ देगा कि बताइए, इसको एक और हल के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं असंगत हल। कौन सा हल बोलते हैं, असंगत हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंगत हल कहा जाता है। इसे एक और हल किस नाम से जाना जाता है, असंगत हल कहते हैं। इसका ग्राफ जब खींचते हैं तो क्या होता है, जब इसका ग्राफ यानी कि आलेख जब खींचते हैं, ग्राफ यानी आलेख जब एक खींचिएगा तो इसका आलेख जो होगा वो क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। देखिए एल और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गया, एक दूसरे का समांतर है। तो ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, समांतर होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है। और इसका देखिए शर्त यही है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट कितना C1/C2 हो गया। अब इसका एक और हल किस नाम से जाना जाता है, संगत हल। इसका आलेख कैसा होता है, समांतर होता है। ये सब इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला देखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, ध्यान से देखिए। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब,
अब अगला देखिए आपका है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब होता है? फिर इसके लिए भी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब ये क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से क्या होता है? अनेक हल होता है। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। लिखा हुआ है 3x प्लस 5y प्लस 20 बराबर 0। यहाँ पर लिखा है 6x प्लस 10y या प्लस 40 बराबर 0। बटे करिएगा 1/2 1/, देखिए बटे हम करते हैं 3/6 5/10 20/40, कटेगा 2 बार में, कटेगा 2 बार में, कटेगा 2 बार में। देखिए सब कहीं ना कहीं 1/2 1/2 1/2, देखो सब बराबर आया कि नहीं आया? तो जब सब बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे इसको? हम इसको कहेंगे कोची अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए सब बराबर हो गया ना। अब इसको एक और हल के नाम से जानते हैं, एकरो कहा जाता है संगत हल। कौन सा हल? संगत हल। एक और नाम है अनगिनत हल। अनगिनत हल, इसका एक और नाम है अनगिनत हल। एक और नाम है अनंत हल। अनंत, इतना सारा इसका नाम है। परिमित रूप से अनेक हल बोलिए, चाहे अनगिनत हल, चाहे अनंत हल, चाहे संगत हल, सब एक नाम है। ठीक है। अब इसका पूछिए कि सर ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ या आलेख कैसा होगा? जब एक आलेख खींचिएगा तो वो संपाती होगा। संपाती का मतलब समझते हैं कि वो उसी रेखा पर क्या होगा? फिर से आ जाएगा। देखिए एक रे पर आ जाएगा फिर से, तो ये क्या हो गया? संपाती हो गया। संपाती, इसका ग्राफ कैसा होता है? संपाती होता है। तब ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कहेगा बताइए परिमित रूप से अनेक हल का ग्राफ कैसा होता है? तो संपाती होता है। और परिमित रूप से अनेक हल का ग्राफ कैसा होता है? संपाती होता है। ठीक है। तो इसका शर्त हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। और बाद अनगिनत हल, सब संपाती हो गया। इसका नाम संगत हल, अनगिनत हल, अनंत हल, ग्राफ है कि नहीं, ये सभी हो गया संपाती होता है। ठीक है। ये सबको आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए इसको आसानी से। इसको आसानी से आप क्या करिए? लिख लीजिए। ठीक है। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको हम तीनों विधि का थ्योरी बता देते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और बरज गुणन। ये तीनों विधि का थ्योरी बता देंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा? चैप्टर में आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या कहता है कि पहले समीकरण एक को समीकरण एक मान लीजिए। समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ रहेगा तो पहले को एक मान लीजिएगा और दूसरे को कितना मान लीजिएगा? 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जो है ना, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए समीकरण 1 को क्या करेंगे? ये समीकरण 1 से चाहे 2 से x या y का मान निकाल लीजिए। अब हमारा मन कर रहा है कि समीकरण 1 से निकाल लें x या y का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना? 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई हो गया। ठीक है। x बराबर कितना हो गया? 14 माइनस वाई हो गया। ये हमारा समीकरण 3 मान लेंगे। इसको कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे। अब उसके बाद देखिए फिर पुनः क्या हो जाएगा? पुनः यहाँ पर हो जाएगा कि दूसरा समीकरण। देखिए जो x का मान निकाले, ध्यान से रखिएगा। देखिए जेकरा से निकाले हैं उसमें ना रख के दूसरा में रखना है। हम निकाले थे 1 से, तो रखेंगे किसमें? 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखिए। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए। आपका समीकरण 2 क्या? देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x के जगह पर क्या लिखिएगा? 14 माइनस वाई या माइनस वाई बराबर 4। अब y क्या? y 2y और 4 माइनस 14। अब देखिए माइनस का 2y और 14 में से 4 गया -10, खत्म हो गया। 2 पचे कितना हो गया? 10। y का मान हमारा 5। तो y का मान कितना निकल गया? 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण
3 में रखने पर, 3 में रखिए तो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया x का मान 9 और y का मान कितना, आंसर है। ठीक है, x का मान 9 और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले दो को समीकरण रहेगा, मान लीजिएगा समीकरण एक से x चाहे y का मान निकाल लेना है, और बाद जिससे निकालें ओकरा में ना रख के दूसरा कम रखेंगे तो दूसरा में रख दिए, और बाद फिर जो हमारा मान जो भी चीज़ का आएगा वो समीकरण 3 में रख दीजिएगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो x और y का मान निकल गया। अब यहाँ से देखिए और भी देखते हैं विलोपन विधि। ठीक है, कौन सा विधि, विलोपन विधि देखते हैं। देखिए एक समीकरण हम लेते हैं और उसको विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए लिखल है 7x माइनस 15y बराबर 2, और यहाँ लिखल है x प्लस 2y बराबर में 3। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। एकरा बना रहे हैं कौन विधि से, विलोपन विधि से। कौन विधि से बना रहे हैं इसको, विलोपन विधि से बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए विलोपन विधि से हमारा क्या होगा, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले विलोपन विधि से बनाने के लिए आपको कुछ नियम करना पड़ेगा कि इसमें आपको ये देखना है कि हमें x को कटाना है कि y को कटाना है, क्योंकि जब तक एक को कटाएंगे नहीं तब तक y या x का मान निकलेगा, एक को हटाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर x को कटवाना चाहते हैं तो यहाँ 7x है, यहाँ 1x है, तो अगर हम 7 से गुना करेंगे यानी कि बराबर करना इक्वल दोनों। और यहाँ देखिए 15 यहाँ 2 है, तो ये दोनों को बराबर करना है, तो ऐसा करेंगे 2 से गुना उसमें कर देंगे तो 15 दूना 30, और यहाँ भी 30 हो जाएगा। बस यही काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एकरा में 2 से गुना कर देते हैं, और एकरा में कितना से गुना कर दिए, 15 से गुना कर दिए। अब देखिए अब लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2। ठीक है, 14x 30y बराबर 2 दूना 4, 15 गुना x 15x, अब 15 दूना 30y, अब बराबर 15 तिया 45। अभी खत्म हो गया, 14 15 हो गया 29x, और यहाँ 45 और 4 49 हो गया, x बराबर हो गया 49/29। देखिए कैंसर आ गया x का मान। अब x का मान किसी में भी रख दीजिए, जैसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, आसान है। समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 3, x प्लस 2 और y का मान सॉरी x का मान ना है तो 49/29 प्लस 2y बराबर में 3। अब यहाँ से 2y बराबर 3 घटा 49 बटे कितना 29 का नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 29 दिया 87 माइनस कितना हो गया 49। अब 87 में से 49 घटाइए तो y बराबर हो जाएगा 7, 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा 8, और 7 में 4 गया 3 बटे 29, 2 से कट गया 19 बार में, तो y का मान हो गया 19 बटे कितना 29। तो एक आंसर इधर हो गया, एक आंसर इधर हो गया, दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना, विलोपन विधि से बनाने के लिए कोई भी विलोपन विधि से तुम समीकरण बनाओगे तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे मतलब एक में जिसको कटवाना हो उसको इक्वल करना पड़ेगा। अगर x को कटवाएंगे तो x को इक्वल करिए, y को कटवाएंगे तो y को इक्वल करना। ठीक है, x का बराबर करना है तो x को कटवाएंगे, यानी कि x को अगर कटवाना हो तो x को इक्वल करना पड़ेगा। y को कटवा रहे हैं तो y को इक्वल करिए, दोनों में से किसी एक को इक्वल करके कटवाइए। ठीक है, अगर यहाँ देखो माइनस प्लस तो जोड़ने पर ही कट गया, और दोनों अगर एक ही जात करा था तो घटाते हैं तब नहीं कटता हो, तो घटाना पड़ता है। ठीक है, अब इसको लिखिए और बाद देखो बरज गुणन विधि बता दे। देखिए ये जो आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है इसको ब्रज गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान से इसको देखिए। ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो बराबर की उस साइड जो भी संख्या सबको इधर लेके आना है। तो हमारा लिखा हुआ है 8x प्लस 5y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9 हो गया बराबर में 0, मतलब बराबर के उधर जो कुछ भी संख्या रहेगा इधर लेके चलाना है। उसके बाद है 3x प्लस 2y प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4 बराबर में कितना हो गया 0। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, एकरा मान लेंगे समीकरण कितना 2। समीकरण 1 हो गया और समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको देखिए जरा सा ध्यान से, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। देखिए x बटे फिर माइनस का y बटे यहाँ पर 1 बटे, ये आपका क्या करना है, ये आपको नियम अपनाना है।
एक्स बटे माइनस वाई बटे 1 बटे। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे, ढकढकिया नियम लगाएंगे, ढकने वाला। जब हम x का मान लिखेंगे तो x को झाप देंगे, ठीक है, झाप दिए। अब देखिए y के गुणज वाला लिखना है, अचर पद लिखना है, तो y के गुणज में कितना है 5, यहाँ y के गुणज में कितना है 2, यहाँ लिखा हुआ -9, यहाँ लिखा हुआ -4, ठीक है। उसके बाद y को लिखेंगे तो y वाला झाप देंगे, तो देखिए x के गुना में कितना दिख रहा है 8, और यहाँ x के गुना में कितना दिख रहा है 3, और ये अचर पद -9 और माइनस कितना 4 लिखेंगे। अब ये करे झाप देते हैं, अब ये अचर पद झपाएगा तो होगा 8, 3, 5 और कितना 2, देखिए हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करना है, ठीक है। कैसे कैसे हमने किया कि सबसे पहले बराबर के जो उधर रहेगा उसको उधर लेके चलाइएगा। परज गुणन विधि से x बटे माइनस वाई बटे और 1 बटे करना है। x बटे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से यानी कि x वाला को लिखेंगे तो x वाला झाप देंगे, देखिए y वाला 5 और 2 -9 और 4, फिर y वाला लिखिएगा तो y झाप दीजिएगा 8, 3 -9 -4, फिर अचर पद को झाप दीजिएगा 8, 3 और 5 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए x बटे 4 पचे 20 तो हो गया माइनस का 20 और 9 दूना 18, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह देना, ठीक है। बीच में देखिए 4 पचे 20 हो गया, अब बीच में माइनस और 9 दूना 18, माइनस का 18, फिर माइनस 4 8 माइनस 32, अब बीच में माइनस का चिन्ह और 9 तिया कितना माइनस का 27, अब बराबर 1 बटे देखिए 8 दूना 16 और घटाओ 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे x बटे, देखिए तो -20 प्लस का 18 हो जाएगा, तो 20 में से 18 घट जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का y देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, 32 में से घटाइएगा तो माइनस का 5 बचेगा, अब फिर 16 में से 15 गया 1, माइनस माइनस ये खत्म हो गया। अब बचा x बटे -2 और y बटे 5 अब बराबर में 1 बटे। अब देखिए ये हमारा पहला पद है, ये तीसरा पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। पहला पद को तीसरा पद के बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म यानी कि प्रथम और द्वितीय पद से, तो हो जाएगा x बटे -2 और बराबर 1 बटे प्रथम और तृतीय, तो यहाँ से गुना करिएगा तो हो जाएगा x बराबर -2, हमारा आंसर हो गया। फिर यहाँ पर अगेन अब दूसरा तीसरा को बराबर कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका कौन सा मान, y का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, थर्ड टर्म्स हो जाएगा y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, y का मान कितना हो गया 5, ठीक है। इस तरह से हमारे x का मान -2 आया, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर कितना आया 5 आया, ठीक है। इस तरह से तीनों विधि हम बता दिए, बाकी बात हम मिलेंगे चैप्टर में आपके साथ। और इस थ्योरी को बढ़िया से अगर पढ़ लिए होंगे तो आशा करते हैं कि चैप्टर आपसे बन जाएगा। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।